नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास में हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। इससे पहले हम देखें कि आप जानते हो कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, यानी कि संकुलन क्षमता क्या होती है। आपने यूनिट सेल पढ़े हैं, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी। इन यूनिट सेल में आपने देखा है कि उस क्यूब का जो क्या बोलते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होती है वो, यानी कि उसका क्यूब का आयतन क्या होता है, क्यूब की कोरों की लंबाई क्या होती है। साथ में आपने देखा है कि उसके आर यानी कि जो गोले होते हैं उसकी त्रिज्या के साथ क्या संबंध है। लेकिन उन संबंधों को पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये काफी आसान हो जाता है। तो चलो देखें कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है, कुछ एक चीजों को आप याद रखेंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ ताकि उसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और आपको हमेशा के लिए याद रहे। क्योंकि इस बात में हम मानते हैं कुछ बच्चे जो बायोलॉजी वाले हैं वो मैथ्स छोड़ चुके हैं, तो उनको याद दिलाने के लिए मैं कुछ एक लाइनें लिख देता हूँ ताकि आपके लिए बड़ी आसान हो। एक होता है कि इसे नोट कर लीजिए, बायोलॉजी वाले बच्चे बिल्कुल नोट कर लें। गोले की यानी स्फेयर की, गोले की आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, मैं लिखा हुआ दे रहा हूं, डायरेक्ट इसको नोट कर लिया यहां से। ये कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसे आप नोट कर लें, सबको पता है। यहां पर जो पाई है, पाई एक कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, वो है 22/7 यानी 22/7, और इसकी वैल्यू जो होगी 3.14 के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। फिर एक और चीज जरूरत पड़ेगी आपको, √2 की जरूरत पड़ेगी। किसकी? √2 यहां पर यूज होने वाला है आगे आने वाले टाइम पे। तो इसका मतलब और वैल्यू होता है 1.414, और एक और वैल्यू यूज होगा √3, तो इसका होगा 1.732। अब इन चीजों को आप नोट कर लें और हम आगे बढ़ेंगे एक एक बातों को समझने के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? अब चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं पर हम परेशानी में ना पड़ जाएं, इसलिए आपको पहले से बता देते हैं। अब आपको ये बता देंगे यहां पर कि आर और ए के बीच में संबंध हम कैसे ढूंढें। आर और ए के बीच में संबंध कैसे ढूंढें। पैकिंग एफिशिएंसी में जाने से पहले एक सबसे पहली बात देखें कि आर और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप है अलग अलग में, और वो आप सब याद करके रख चुके हो कि भैया सर हमको पता है एससीसी में क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2r के बराबर होता है। इसी तरह सबको याद करके रखे हो, तो या फिर r इज इक्वल टू a/2 करके याद करे हो। तो ये तो याद रखना अलग बात है, पर इसको कैलकुलेट भी करने हैं जब जरूरत पड़े एग्जाम में। तो चलो देखें, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा एससीसी में। एससीसी में अगर उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो क्या मिलेगा। एससीसी में क्या देखे हो कि एक क्यूब है, क्यूब के केवल कोनों पर ही गोले होते हैं, परमाणु या अणु या आयन होते हैं। कहां पे होते हैं? केवल कोनों पर ही होते हैं, केवल कोनों पर ही होते हैं, इस तरह से। अब ये कैसे है, आपको ये भी पता है कैसे है। अगर मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूं तो आपको समझ में आएगा कि एक जो सेंटर पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट है, ये कोना जो है इस घन का कहो या स्क्वायर का कहो, तो ये क्या होगा, उस गोले का सेंटर होगा, और वो पूरी तरह से इस तरह से है, और दूसरे साइड में भी इसी तरह से है। तो सभी साइड में इसी तरह से ये गोले हैं, इसी तरह से। मतलब ये हुआ, ये जो सेंटर है, ये गोले का सेंटर है, ये जो कोना है, इस घन का कोना जो है, ये वाला कोना जो है, इस गोले का कोना है, इसी तरह से दूसरी तरफ का। तो अगर यहां से यहां तक की बीच की दूरी की बात करें तो ये दूरी कितनी होती है, आपको पता है, a। तो ये हो गया हमारे लिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, जो कोर की लंबाई कहते हैं, कोर लेंथ कहते हैं, वो है a। और इस गोले की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, r। तो एक रेडियस ये हुआ और एक रेडियस ये हुआ। सिंपल सी बात है, ये दो रेडियस a इज इक्वल टू 2r होगा,
तो यहां पर आपको मिला a इज इक्वल टू 2r की वैल्यू मिला। r के a की वैल्यू आपके सामने क्लियर है, a की वैल्यू आपके सामने क्लियर है। तो यहां पर संबंध हो गया इस तरह से। अगर आप r के साथ याद रखना चाहते हैं तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। बिल्कुल इतना आप जानते हैं, ठीक है, इतना जानते हैं। चाहे ये वाला फिगर बनाओ या ये वाला फिगर बनाओ, दोनों में दो या दोनों फिगर बनाओ, आप पे डिपेंड करता है। इसको समझाने के लिए मुझे इस फिगर को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर आता है एक और शब्द, पैकिंग एफिशिएंसी। इस फिगर को यहां पे बना लीजिएगा। ये लीजिए। अब एक दूसरा शब्द आता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता यानी यहां पर उस क्यूब में, उस घन में गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान कितना है, कितने प्रतिशत है उसका स्थान, गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान कितने प्रतिशत है। तो ये कैसे निकालोगे, चलो देखें। गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान, हम यहां पर देखें कि इस बात पे ध्यान दें कि संकुलन क्षमता इज इक्वल टू गोले का कुल आयतन इंटू 100 बाय टोटल उस क्यूब का आयतन, घन का आयतन, क्यूब का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहां पर टोटल आयतन किसका, गोले का, बाय क्यूब का आयतन, क्यूब का वॉल्यूम इनटू 100 कर देते हैं। सो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी संकुलन क्षमता मिल जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगा। अब इसमें बताओ, इसमें गोलों की संख्या कितनी होती है, इसमें गोलों की संख्या कितनी होती है एससीसी में। एससीसी में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, ठीक है। तो आप पैकिंग एफिशिएंसी किसका निकालेंगे, अब ये तो हुआ फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसके लिए। तो होगा एससीसी में, अच्छा एक बात और कर, चलिए ठीक है, इसमें रहने दीजिए, मैं सिंपल कर देता हूं। एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, यहां पर देखिए आप, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, कितने गोले हैं बेटा, इसमें एक गोला है, सिर्फ एक परमाणु है, तो एक परमाणु का आयतन कितना होगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू 100 टोटल। ये हो गया एक गोले का आयतन 4 पाई r क्यूब। अब डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्यूब का आयतन, क्यूब का आयतन क्या होगा, a क्यूब। अब आप यहां पर पता लगाओ कि a क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आपको ये वाला फिगर यहां पे रख लेना चाहिए। तो मैं यहां पर इस फिगर को यहां पर और इस फिगर को मिटा देता हूं, इस फिगर को मिटा देता हूं मैं यहां से, और इस फिगर को यहां पर रख देता हूं ताकि आपको, तो a क्यूब का मतलब क्या होगा यहां पर वो चेक कर लें। a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसमें 2r क्यूब हो जाएगा, दोनों को क्यूब करेंगे तो, क्योंकि यहां पर क्यूब की वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 r क्यूब। तो यहां पर वैल्यू रख सकते हैं, PE इज इक्वल टू 4/3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू आपको याद कराया था मैंने अभी, पाई की वैल्यू है, बोलो पाई की वैल्यू बोलो 3.14 इंटू आर की वैल्यू
आर की वैल्यू आर क्यूब है इंटू 100 बाय ए का कितना वैल्यू हो गया, बोलो 8 इंटू आर क्यूब। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए यहां पर, तो हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना होगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार जल्दी से, टाइम मत लगाइए। चलिए कैलकुलेट करके देखें तो आपको क्या जवाब मिलेगा। यहां पर ये है 4 1 जा 4 2 जा 2, ये कितने जा टाइम जाएगा 50, पूरा कैलकुलेट करते हैं, ये बाई 3 हो जाएगा। यस, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 3, देखिए आपके पास क्या मिला, 314 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3, ये लगभग 1 की वैल्यू के बराबर है। तो ये आपके पास हो जाता है 52.4 52.4%। पैकिंग एफिशिएंसी की होगी 52.4%। इस तरह से आप सभी स्टूडेंट, मैं आपकी यहां पर आके आपको देखता हूं कि कौन कौन बच्चा मुझे कमेंट कर रहा है, क्या कमेंट कर रहा है वो मैं जरूर देखता हूं। हो गया, अब चलें, अब चलते हैं एफसीसी की तरफ चलते हैं। नोट हो गया ना जी। अब चलते हैं एक बढ़िया सा दूसरी चीज है, एफसीसी के लिए हम बात करते हैं, इसको रहने दीजिए, एक प्लस दूसरा ले लेते हैं। चलिए अब किसके लिए बात करेंगे, एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को फिर से वैसे ही समझना पड़ेगा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आप क्या देखने को मिलता है आपको, वो देखें। सबसे पहली बात यह है कि इसके स्ट्रक्चर को समझ लें, क्या दिखा रहा है ये देखिए, आपको यहां पर क्या नजर आ रहा। अब जानते हो कि इसके कोनों पर गोले होते हैं, स्फेयर होता है, और कहां होता है, कहां पर है, ये कोने पर है यानी कॉर्नर्स पर। और कहां होता है, इसके फेस पर, ये फेस है तो ये फर्स्ट फेस, फेस सेंटर्ड यानी कि चारों फेसेस पर 1 2 पीछे वाला, और इधर ये चारों हो गया, एक ऊपर हो गया गोला और एक हो गया नीचे। इस तरह से अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको इसमें क्या नजर आएगा, इसमें ये नजर आएगा कि जो गोले हैं वो कहां कहां से सटे हुए हैं। अगर आप इसको फिर से ओपन करके देखें तो आपको नजर आएगा कि फेस पर ये इनके गोले सटे हुए हैं। कहां से, जैसे मैं अगर इसको बोलूं तो यहां से सटे हुए हैं, मैं सेंटर निकालने के लिए इसको यूज कर रहा हूं, तो ये एक गोला ऐसे एक इसी साइज का होगा सभी, और एक्चुअली यहां से सटे हुए हैं ये। देखो फेस पर इस तरह से आपस में सटे हुए हैं, तो यहां पर आपको एक त्रिभुज मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा, बीचों बीच रेक्टेंगल। अब यहां पर देखो ये ट्रायंगल मिला, ये लो, ये एक समकोण त्रिभुज आपको मिला है, यहां पर 90 डिग्री का है। अब इस जगह पर आपको पता है जब ये 90 डिग्री का होता है तो इस जगह पर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लागू कर सकते हैं। सो देखो अगर हम इसको नंबर दे दें या नेम दे दें इसके पॉइंट्स को, तो ए बी सी नाम दे सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं हिंदी में, तो क्या होगा देखो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, इस थ्योरम को लागू करोगे तो इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए आप, तो यहां पर क्या क्या नजर आएगा। हमें यह पता है कि ए बी बी सी और ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी का स्क्वायर, बोलते जाओ बेटा आप लोग भी, मैं आपकी कॉपी देखते जा रहा हूं, आपका ये कमेंट्स भी देखते जा रहा हूं, जो बता सकते हैं बताते जाओ, और होगा बी सी का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ए सी का पूरा जो नंबर है या ए सी की वैल्यू क्या होगी? गोले की त्रिज्या आर 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 आर, यानी 4r के बराबर होगा, तो ये होगा 4r होल स्क्वायर, 4r होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, इसका जो लेंथ है वो कितने के बराबर है? ए का, और इसका लेंथ जो है वो किसके बराबर है? ए का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या मिला? ए स्क्वायर दोनों हो गया। इस तरह से ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर मतलब होगा 8, ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2a का स्क्वायर, दोनों को प्लस किए तो 2a स्क्वायर हो गया। अब इस बेस पर हमारे पास हो गया 8/2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ये कितना? एक मिनट, 4 चौक 16, नहीं यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है हमने लिखते समय, इसको ठीक करिए। ये 4 इंटू 4 यानी 16, और ये कितना हो गया? 16/2 यानी कि 8 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख लो, ये स्क्वायर को हटाना है तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है 2 इंटू 2 से बना हुआ है 8, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर हम 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर करें, सिंपल बातें हैं ये, तो आप क्या स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाते तो जो स्क्वायर हटेगा और ये भी उसका स्क्वायर वाले पार्ट से अंडर रूट हो जाएगा, तो कितना हुआ? ये हो गया √2 इंटू 2 आर इज इक्वल टू ए, मतलब कितना हुआ? 2√2 आर इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास इसको आप चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो? आपने लिखा है पहले r इज इक्वल टू a/2 तो r और a के बीच में ये संबंध हमें नजर आ रही है, r और a के बीच में हमें ये संबंध नजर आ रही है। क्या नजर आया? चलिए, हो गया? चलिए बेटा, ओके। यहां पर आप देखेंगे इस तरह से हमें मिल गया है a, हमें जरूरत पड़ती किस चीज की? ए क्यूब की। तो ये संबंध बताने के लिए हुआ यहां तक का, इस ग्राफ के साथ वहां तक का, ठीक है, इस फिगर के साथ। अब समझना यह है कि हमें जरूरत पड़ती है उस फॉर्मूले में ए क्यूब की, तो ए क्यूब यहीं पे काम कर लेते हैं। चलिए आप नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सारे बच्चे, मैं ये कोशिश करता हूं कि हर बच्चे को बात समझ में आए। तो चलो देखो यहां पे, तो कितना हो जाएगा इसके लिए? तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जरा समझोगे, ए क्यूब मतलब कितना हुआ? यहां पर होगा 2 का क्यूब हो गया, और कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब हो गया, एक मिनट ठीक से लिख देता हूं, ए का क्यूब करो तो ए क्यूब, 2 का क्यूब हो गया, और क्या हो जाएगा? यहां पर 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ बेटा? थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब, ये हो गया। √2 का भी क्यूब हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, सिंपल। इनटू क्या हो जाएगा? r का क्यूब कर देता हूं सीधा सीधा, तो a का क्यूब का मतलब ये हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? a क्यूब इज इक्वल टू, जरा समझोगे, इसका मतलब हो जाएगा 2 √2, तो हो जाएगा 2 2 2 और 2, कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू r क्यूब। तो a क्यूब का वैल्यू ये हुआ। सो इसको मैं और आराम से लिख सकता हूं, कितना? ये हो गया 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16, 4 दूनी 8, 8, ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 √2 r क्यूब। नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम बैक नहीं करेंगे, फिर आगे चलना है हमें, जल्दी करें।
हो गया, जल्दी करो, चलें। एफसीसी है बेटा, एफसीसी है, बीसीसी नहीं है। चलो, बीसीसी में क्या होगा बताऊंगा, अभी निश्चिंत रहिए आप। हो गया, एक मिनट आता हूं ना, जल्दी से नोट करेंगे, पानी पी के आ जाता हूं। चलो, क्या हुआ, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हुआ, 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब, 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब। ए क्यूब का वैल्यू हुआ 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब, ये इसकी वैल्यू हुई। अब बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, सॉरी एफसीसी में, एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आपको कैलकुलेशन बता दिया गया है कि संख्या कितनी होती है बताइए, 4। सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, बोलिए, 4 इंटू 4 गोलों के लिए, तो गोले का आयतन कितना हुआ, 4 इंटू गोले का आयतन, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 बाई क्यूब का आयतन, क्यूब का आयतन क्या होगा, ए क्यूब। फिलहाल दोबारा लिख देते हैं इसी चीज को, कितना हो गया, इसको लिख सकते हो 16 भी लिख सकते हो, 16 4 चौक 16, 16/3 हो जाएगा, इंटू इसका क्या होगा, पाई का 22/7, यानी कि बोलो 22 कितना हुआ, 3.414, तो कितना हो गया, और कितना हो गया, आर क्यूब इंटू 100 बाई कितना होगा, ये 3 हो गया। अब ये इसका वैल्यू लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है देखो तो, 16 इंटू अंडर रूट 2 इंटू आर क्यूब। अब आप बताओ आपको क्या कैलकुलेशन मिलेगा, आर आर ये दोनों कट गया, और इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, अंडर रूट 2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू, बोलो अंडर रूट 2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1.4 के आसपास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें कैलकुलेट करिए, 16 कट गया 3 की वैल्यू के साथ, ये क्या वैल्यू होगा, जल्दी से मुझे बताए, पीई की वैल्यू कैलकुलेट करके जल्दी से दीजिए मुझे, बोलो 3.14 ना बेटा, ये गलत मैं लिख दिया हूं, 3.141, ओके, ये कितना हो जाएगा जी, हो गया, जल्दी करें, कितना होगा, 74% इसमें आपको मिलेगा। चलिए हो गया, जल्दी से नोट करेंगे इसको, 74% कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया किसका, एफसीसी का। अब बीसीसी का आपको बड़ा आसानी समझना, मतलब शुरुआत की जो चीजें हैं ना, कि आर और मैंने बोला आर और ए के बीच का जो संबंध है वो समझ में आ गया तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ये टॉपिक खत्म होते ही मैं एक और टॉपिक लूंगा आपके लिए। चलिए हो गया, अब चलते हैं आगे। अब बीसीसी को कैसे समझेंगे इसको ध्यान दीजिएगा, बीसीसी को समझना, उस फिगर को समझना है बीसीसी का, है ना। तो बीसीसी ध्यान दीजिएगा, बीसीसी को समझेंगे। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्या होगा, एक क्यूब है, इस क्यूब में कोनों पर तो गोले हैं, ये लो कोनों पर है, सभी 8 कोनों पर गोले हैं इस तरह से, और इस क्यूब के सेंटर में है। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा कि ये जो क्यूब का जो बीच वाला जो गोला है, आपको मैंने फिगर दिखाया था, आपको 3D दिखाया था, तो उसमें आपने देखे थे कि ये जो सेंटर वाला है वो 8 जो क्या बोलते गोले हैं, अंदर वाला जो गोला है वो बाहर वाला जितने भी 8 गोले हैं सबको स्पर्श करती है। मतलब इसका संबंध जो है कैसा है, विकर्ण है। तो कैसे, आप जरा समझेंगे, छोटी सी बात देखें कि ये देखिएगा, ऐसे समझ लीजिए, ये एक इनके साथ, तो देखो एक त्रिभुज यहां पर नजर आ रहा है बेटा, एक ट्रायंगल यहां पर नजर आ रहा है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा,
और दूसरा आपको यहां पर नजर आएगा। तो मैं इसको इस तरह से बना दूं, ए बी सी, ये पॉइंट हो गया और ये डी हो गया। आपको क्या नजर आएगा, ध्यान से देखेंगे, इनको अगर हम देखें इसके बीच का संबंध, तो आपको क्या नजर आ रहा है, आर इसमें हो गया, इस वैल्यू का 4r की वैल्यू की बराबर हो गई, बी ए सी। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, एक जगह पे थ्योरम लागू करता हूं, एक ट्राइंगल पर, ट्राइंगल कौन सा ले लूं, यहां पर ले लेता हूं। चलो, तो कौन सा होगा, बी सी डी, ट्राइंगल कोण त्रिभुज बीसीडी। बीसीडी में क्या होगा, इसको समझो, बीसीडी में क्या होगा समझो इसको, देखो कि बी और डी, बी डी का जो स्क्वायर है वो होगा, बोलो ये कौन सा वाला, बीसी के स्क्वायर प्लस ये वाला सी डी का स्क्वायर। अब दूसरी बातें यहां पर तो आपको समझ में आ गया, इसके में हो गया। दूसरा अपन देखें यहां पे कि ट्राइंगल, ये देखो एबीसी में क्या मिलेगा आपको, इसमें क्या मिलेगा, ए बी, यहां पर और चीजें देखो, बीसी निकालना है अपने को, तो यहां पर ट्राइंगल है बीसी, तो हो गया बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब सारे वैल्यू देख लें, यहां पर बीसी का जो स्क्वायर है, ये वाला जो है बीसी जो है, ये वैल्यू जो है वो किसके, ए बी और ए सी, ए बी का वैल्यू होगा ए के इक्वल और ये भी ए होगा, सो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको अब यहां पे डालो और सी डी का वैल्यू भी किसके बराबर है, देखो ए का बराबर है, तो ये भी ए स्क्वायर होगा, समझ रहे हो। तो आप समझ लो कि आप इसको यहां पे लो तो हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बी डी स्क्वायर, ये वाला इज इक्वल टू, मैंने बीसी के स्क्वायर को रखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका वैल्यू हो गया प्लस ए स्क्वायर। अब और बातें ध्यान रखो, बीडी जो है, एक्चुअली बीडी जो है वो क्या है, 4r के बराबर है, तो 4r का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से ये होगा, हो गया। अब बताओ, चलिए अब क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16, r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो हो गया 16/3 r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, a का स्क्वायर। चलिए अब इसके मैं सारे स्क्वायर को हटाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको कर देता हूं 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब इसको 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो तो मैं इसको 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3, यस, और ये हो जाएगा r स्क्वायर a का स्क्वायर। या फिर क्या लिख सकता हूं, देखो तो 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर r का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखो भैया, जिन लोगों को समझ में नहीं आती बातें बिल्कुल आसान करते जा रहा हूं मैं, इसको अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, और 4 √3 और यहां पर r है, मैंने r लिखा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। कितना आसान हो गया, देखो इसका मतलब ये हो गया, मैं स्क्वायर हटा दूं दोनों साइड में तो मुझे मिलेगा 4r/√3 इज इक्वल टू a, मिल गया। अगर आप इस तरह भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, r इज इक्वल टू क्या, कितना है, r इज इक्वल टू a√3/4 लिख सकते हो। यही तो हमने याद किया था, याद है, चलो बोलो, ये तो हमने याद किया था, यस, ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिलहाल ये मिल गया आपको। हमें अब क्या करना है, हमें अब ये करना है कि a³ निकालना है। तो बताओ a³ करने के लिए क्या करोगे, बस वही काम करोगे जो पहले कर रहे थे। तो a³ इज इक्वल टू, फिर वही बात कर दूंगा, 4r √3 का क्यूब,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ए क्यूब इज इक्वल टू, इससे क्या पता चल जाएगा, ये क्या चीज है? आयतन। किसका आयतन है? ए क्यूब किसका आयतन है? क्यूब का आयतन है। एक्चुअली क्या है? घन का आयतन, क्यूब का आयतन, वॉल्यूम है। ये लीजिए, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का। तो क्या हुआ? अब चलो ए क्यूब, ये क्यूब क्यों करते हैं आपको समझ में आया? क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ेगी, बार बार करते रहोगे, बीच में घुस के तो गलत हो जाएगा। तो कितना होगा? 4 का क्यूब इंटू आर का क्यूब बाई √3 √3 बिल्कुल सिंपल कर दे रहा हूं मैं आप सबके लिए। तो कितना हो जाएगा? बोलो। 4 चौक 16, 16 चौक 32, 32। कितना होगा? 16 चौक ना, 16 चौक 64, 64। कितना हो जाएगा? R3 बाई √3, ये हो गया और 3 हो गया, तो 3 √3 हो जाएगा। तो 16 R क्यूब मिल गया, कहते 64 R क्यूब 3 √3 मिल गया। चलो 16 R क्यूब 3 √3। चलो आगे चलते हैं। तो a की वैल्यू आपको मिल गई है, a क्यूब की वैल्यू मिल गई है 64 R क्यूब 3 √3 मिल गया। चलो ये मिल गया। अब क्या पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे? तो गोलों की संख्या कितनी होती है? परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बोलो। परमाणुओं की संख्या होती है 2 इसमें। अब पैकिंग एफिशिएंसी में क्या करोगे? गोलों का कुल आयतन, गोलों का कुल आयतन, तो 2 गोलों का आयतन 2 इंटू 4/3 और पाई R क्यूब इंटू 100 बाई 64 R क्यूब बाई 3 √3। जो वैल्यू आपको जरूरत है वो आप लिख सकते हैं। चलो इसको कैलकुलेट करके दिखाओ बेटा मुझे जल्दी से, बोलो। हो जाएगा? कितना हो गया? PE, इसको इजी वे में लिख लेते हैं। चलो इसको लिख देता हूं मैं, 8 लिख देता हूं, 8। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, फिलहाल मैं लिख दे रहता हूं सब कुछ। ये हो गया 8/3। पाई के वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो। 3.14 इंटू R क्यूब इंटू 100। कितने बच्चों ने लिखा है? लिख लो जल्दी से। वैल्यू निकल गया? जी निकाल चुके हैं, बच्चे निकाल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हो गया? हाँ जी। अब इसमें क्या आएगा बेटा आपका? ये नीचे हो गया। अब ये बचा इंटू 64 इंटू R क्यूब, यस, और ये दोनों वैल्यू जो है ऊपर चला जाएगा। देखिए ये वैल्यू नीचे आ गई और इसकी ये वैल्यू ऊपर आ गई, यानी कि हो गया 3 √3। चलो तो √3 का वैल्यू कितना होगा? मैं यहीं पे लिख देता हूं। √3 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से बोलो। 1.732। ये ले कैलकुलेट करो। ये दोनों R तो कट गया, बच गया जो वैल्यू है इसमें हो जाएगा कितना? बोलो। 68% आएगा। कितना? 67.98 के आसपास आता है अगर कैलकुलेट करो तो हो जाएगा। PE इज इक्वल टू हुआ 68%। आप नोट कर लीजिए इन सारी बातों को, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। तो अगर आप नोट करते हैं तो ज्यादा बेहतर आप रिजल्ट दे सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले कोशिश की जाती है कि आपको क्लास दिया जाए, उसके बाद फाइनली उस चैप्टर को कवर अप किया जाता है कि भाई ये चैप्टर में ये टॉपिक है, इसको आप नोट करो, याद करो, लिखो। तो नोट्स आपके साथ इसी तरह से मिलते जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्या क्या मिला? आपको क्या क्या मिला? बोलो। चलो बोलते जाओ, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बताएगा। SCC, FCC और BCC में पैकिंग एफिशिएंसी कितना मिला? पैकिंग एफिशिएंसी इसमें कितना मिला? 52.4%। FCC में कितना मिला पैकिंग एफिशिएंसी? 74%। और BCC में पैकिंग एफिशिएंसी कितना मिला? 68%।
4%। ये एक जरूरी टॉपिक है। अब इसमें एक बात बताना चाहूंगा, शुरू के कुछ एक टर्म्स है जैसे क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें सिमेट्री है, या फिर क्रिस्टल सिस्टम का क्रिस्टल का जो है हम यहां पर क्रिस्टलोग्राफी, इसको हम देखेंगे। मिलर एंड वॉइस जो इंडाइसिस है उनके बारे में हम थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि वो भी आपका कोर्स होता है। सो वो बात करेंगे। फिलहाल अभी जो बात करेंगे वो है एक छोटी सी बात जो लास्ट में कहूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, हेलो, आ रही मेरी आवाज? हाँ। सबसे पहले हमने ये देखा कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गोले का कुल आयतन इंटू 100 बाय क्यूब का आयतन करना पड़ेगा। तो क्यूब का आयतन कैसे करते हैं, ए का क्यूब करेंगे तो क्यूब का आयतन मिल जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है, एक ही गोला है किसी यूनिट सेल में तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अगर 2 गोले हैं तो 2 से गुणा कर देना, 3 गोले तो 3 से गुणा कर देना। बस यही कहानी आपको हर बार रिपीट करने पड़ते हैं, और यहां पर ज्योमेट्री का यूज करना पड़ता है। तो आपको एससीसी का सबसे पहले पढ़ाया गया, और एससीसी में आपने क्या देखा, ए इज इक्वल टू होता है 2r के इक्वल, या r इज इक्वल टू a/2 होता है। हम इसका क्यूब करते हैं तो हमें मिल जाता है 8r क्यूब। बिल्कुल क्लियर है। और इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, इसमें गोलों की संख्या कितनी होती है, ओनली 1 होती है। सो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 बाई ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू ये है, वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास 52.4% प्राप्त होता है। मैं रिवाइज कर देता हूं, किसी एक बच्चे ने कहा था कि लास्ट में रिवाइज कर दिया करें। हाँ सर, टी टाइम चल रहा है, क्या करेंगे, टी टाइम के बगैर काम नहीं चलता है चंद्रभान, क्योंकि देखो आवाज थोड़ी सी खुल जाती है, ठीक है, नहीं तो भरा भरा लगता है। अब दूसरी बातें देखें, किसके लिए देख रहे हैं बेटा, एफसीसी। एफसीसी में आपने क्या देखा कि फेस पर ही गोले एक दूसरे को टच करते हैं। सो इसमें एक ही त्रिभुज के बेस पर काम करेंगे, एक ही ट्रायंगल पर काम करेंगे। सो आपको यहां पर ए सी का वैल्यू हमको पता है 4r होता है, तो इसी बेस पर r हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हमें प्राप्त हो जाता है क्या चीज, यहां पर r और a के बीच में संबंध प्राप्त हो जाता है, r और a के बीच में संबंध प्राप्त हो गया। और इस तरह से a का क्यूब करेंगे, क्योंकि a का क्यूब तो करना ही पड़ेगा गोले का आयतन के लिए। तो a का क्यूब क्यों किए, गोले का आयतन, स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आयतन कैलकुलेट करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, गोले का आयतन निकल गया तो फाइनली हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें गोलों की संख्या कितनी होती है, 4। सो अब देखो गोले की संख्या 4 है, कुल परमाणुओं की संख्या 4 है, तो हम इसको इससे गुणा कर देंगे 4 से, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए क्यूब हम जो भी वैल्यू प्राप्त होगा उसको रखते हैं, तो हमें यहां पर 74% हमें वैल्यू प्राप्त होता है, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी प्राप्त होता है। लास्ट देखेंगे बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है कि अंदर से गोले एक दूसरे को टच करते हैं, इसलिए 2 त्रिभुजों पे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि इस पर काम करते समय यह पता चलता है कि ए की वैल्यू तो ठीक है, यहां मिल गया, लेकिन बीसी की वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता। तो बीसी की वैल्यू पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों ए की वैल्यू तो पता है, कितना, कौन सा, एसी और बीसी की पता है, यानी वो ए की वैल्यू के इक्वल होता है। सो इस पे काम करते समय इस वैल्यू को प्लस करना पड़ता है। यहां पर वही काम कर रहे थे, बीसी को हमने प्लस किया है और ये मिल जाता है। फिर ए और आर के बीच में संबंध, इस पे एक बार प्रैक्टिस करिए। मैंने कोशिश किया है कि वो बच्चे जो बायोलॉजी पढ़ते हैं और उनको थोड़ी सी इस तरह की चीजों पे प्रैक्टिस नहीं रहता है या छूट जा रहता है, 11th में 10th में तो किए होते हैं, लेकिन 11th तक आते आते या 12th तक आते आते छूट जाता है, तो उन बच्चों को भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस तरह से मैं आपको समझा सकूं। सो यहां पर नहीं तो फिर वो तो बहुत शॉर्ट में ऊपर में ही आप बता सकते हैं, यहां पर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने कोशिश किया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप 3-4 बार कोशिश करेंगे और आसान हो जाएगा, स्टेप्स कम हो जाएंगे आपके। सो ये हो गया आपका। फिर फाइनल इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी मिलती है, आपने वैल्यू रखा, इसमें 2 गोले होते हैं, तो 2 गोले से गुणा करके इसकी आर क्यूब को वैल्यू रख करके हमने कैलकुलेट किया, तो हमें मिला है 68%, और ये तीनों के परसेंटेज हमें प्राप्त हो गए। तो ये आपको करना है। फाइनल एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं, इसके बाद छुट्टी दे देंगे। सबने लिखा है ना बेटा, आपको एक नंबर याद करने के लिए बोला था पहले, कितना, 155, 225, 414, 732, ये याद कर लो बोला था मैंने, हो गया है जी। बीसीसी का प्रमेय समझ में नहीं आया तो मैं आपको 90 का एंगल बन ही नहीं रहा है, क्यों नहीं बनेगा बताता हूं आपको।
चलो आपने जो क्वेश्चन किया उसका बताता हूं। ये बीसीसी में उसका प्रमेय समझ में नहीं आ रहा है बोल रहा है, यानी थ्योरम समझ में नहीं आ रहा है, 90 का एंगल नहीं बन रहा है। बीसीसी में देखो ये ऐसे होता है, इस जगह पर ये गोले जो हैं ये कोने पर होते हैं, तो इनके बीच में तो डिस्टेंस होता है। तो यहां पर आपको और एक और चीजें हैं, देखो अंदर की तरफ चल मैं एक काम करता हूं, पहले फिगर को पूरा मैंने बीसीसी बना लेने हैं। चलिए ये लो, देखो ध्यान से, जो बच्चे ने पूछा था उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए आपको पता है गोले कहां कहां पे है, इन कोनों पर है। मैं छोटा ऐसे सिंपल वे में बताता हूं, आपको ध्यान समझ में आ जाएगा। हो गया, ये है। अब सवाल ये है कि बीच में एक गोला है, ये बीच में गोला या तो इसको घेरे, इसको आपस में टच किया होगा, या इसको टच किया होगा, या इसको टच किया होगा। ठीक है, मतलब किसी भी दिशा में ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो किसी भी दिशा में। तो मैंने क्या किया आपके लिए कि ये एक, यहां पर देखो, अगर मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ये बीच का गोला है, बीच वाला, इसको मिला दिया, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, 4r के इक्वल होगा यहां पे। तो ये इनका, और इसको मैंने मिला दिया, तो यहां पर ये जो एंगल है इस जगह से ये 90 पर है, और ये प्लेन उसके साथ 90 पे, तो यहां पर 90 एंगल बनता है। जो आप बोल रहे थे नहीं बनता है, ठीक है, इसको इमेजिन करो आप, ये कौन सा है, 90 एंगल है, और इसमें ये वाला 90 एंगल पर है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। ठीक है, तो तीन, एक ट्राइंगल ये बन गया और दूसरा ये वाला बन गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, ये विकर्ण है, इसमें ये विकर्ण है, इसके लिए ये विकर्ण है और इसके लिए ये विकर्ण है। ठीक है, चलिए, चलो ये मैं पूछ रहा था, इसको नहीं हुआ है बोल रहे हैं, चलो ठीक है। तो आप याद रखो कितना बोला, 155। तो मैं यहां पर बता दूं, उस नंबर को याद रखना ना, यहां पर बता दूं रेडियस रेशियो r प्लस बाई r माइनस, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू r प्लस बाई r माइनस। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में उनके कैटायन यानी धन आयन और ऋण आयन यानी एनायन, धन आयन और ऋण आयन, उनके रेडियस के अनुपात को रेडियस रेशियो कहते हैं। किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन के त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। त्रिज्या अनुपात पता होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता चल जाता है। किस ग्राफ के बेस, किस आधार पर, तो यहां पर याद रखो रेडियस रेशियो जितना कम होगा उतना ज्यादा, रेडियस रेशियो कम होने का मतलब क्या हुआ कि r प्लस और r माइनस जो है उनके जो आकार है उसमें अंतर जितना कम होगा उतने ही ज्यादा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगी। ठीक है, तो यहां पर दोनों को हम याद रखेंगे। तो रेडियस रेशियो r प्लस बाई r माइनस की वैल्यू एक रेंज में होता है, इसे आप नोट कर सकते हैं। कितना मैंने अभी बताया था, 155, 155 यानी कि 0.155 करके याद कर लें। 0.155 155 से कितना बोला था, 225, यानी कि 0.225। तो ये हो गया 155 से 225। दूसरा होगा 0.225 से 0.414, फिर आपको याद कराया 0.414 से 414 से कितना 0.732, और इसी तरह से 0.732 से 1.000। इतना कम से कम याद कर लो। अगर रेडियस रेशियो इससे भी कम हो तो भी होता है, एक और संरचना बनती है जिसको यहां पर नहीं बता रहे हैं। चलो अभी फिलहाल इतनी बात करते हैं, फिर उसके बाद और भी कर सकते हैं। इसे नोट करेंगे बेटा, मेरे साथ नोट करेंगे ये वैल्यू जल्दी से।
चलो कितना याद किए थे बोलो? 155, 225, 414, 732। ऐसे याद करने में जल्दी आसान होता है, आसानी से याद होता है। तो हमने इसको करा 0.155, 0.225, 0.414, 0.732 एंड 1। यस, ऐसे याद किया। तो 155 को क्या बोले, उसके पहले दशमलव लगा दो, पॉइंट लगा दो, बस। अब इसके बेस पर कोऑर्डिनेशन नंबर आप याद रख सकते हो। ये बिल्कुल फिक्स याद करो, 3, 4, 6, 8, इनके साथ ये संबंध है। तो रेडियस रेशियो यदि किसी आयनिक क्रिस्टल की इसके बीच है तो इसका मतलब है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। मतलब ये हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का मतलब हुआ ऐसा क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में कि एक परमाणु को 3 परमाणु घेरा होगा, 3 पड़ोसी परमाणु घेरे होंगे। सो ये एक त्रिभुज बन जाता है, समतली त्रिभुजीय संरचना। तो यहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा, बता सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 हो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हुआ? ट्रायंगुलर होगा। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणी, समतली त्रिकोणी। समतली होता है, त्रिकोणी बस बोल सकते हो, त्रिकोणीय संरचना। दूसरा 4 से घिरा होगा तो जैसे आपने पढ़ा है मीथेन में, या फिर आपने पढ़ा है हीरे में, कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। एक कार्बन को 4 कार्बन घेरा होता है, किसमें? हीरा में, डायमंड में। तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी चतुष्फल की संरचना। दूसरा है 6 कार्बन, 6 है यहां पर, 6 है वैल्यू। 6 वैल्यू का मतलब क्या हुआ? एक परमाणु को 6 ने घेरा हुआ, तो एक प्लेन पर 1, 2, 3, 4, ऊपर एक नीचे एक। जैसे कि आपने देखा है NaCl में, एक Na+ को 6 Cl ने घेरा हुआ है, एक Cl- को 6 Na+ ने घेरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, उसको हमने कौन सा स्ट्रक्चर बोले थे? अष्टफल की संरचना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, अष्टफल की संरचना। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर एक कण को 8 कणों ने घेरा हुआ है, 8 परमाणुओं ने घेरा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? 8 परमाणुओं ने घेरा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब है क्यूबिक संरचना। क्योंकि बीसीसी में आपने देखा होगा एक परमाणु को 8 परमाणुएं घेरी होती हैं, 8 कोने वाले, तो इसका मतलब है वो क्यूब संरचना बनाती है। तो ये होगा क्यूबिक संरचना, क्यूबिक स्ट्रक्चर या घनी संरचना। ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखने के लिए जगह नहीं बन रहा है, तो एक स्टेप में मैं आगे एग्जाम्पल लिख दूंगा, जल्दी से करें, जल्दी से नोट कर लें, हो जाए तो बताइएगा। चलिए, आपको सबका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं एक एक करके। लास्ट में कुछ क्रिस्टल है, उसका स्ट्रक्चर यहां पर जगह नहीं था तो मैं नहीं लिख पाया, एग्जाम्पल बता देता हूं। इसमें एग्जाम्पल होगा बोरॉन ट्राइऑक्साइड B2O3, इसके लिए एग्जाम्पल होगा, बढ़िया एग्जाम्पल, B2O3। नेक्स्ट में आपके कोर्स के अनुसार ZnS अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें NaCl आपने जो पढ़ा है उसमें से बढ़िया एग्जाम्पल है। और क्यूबिक में आपका हो जाएगा सीजियम क्लोराइड, एग्जाम्पल में आएगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज हमने देखा कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, कैसे हमने निकाला, कैलकुलेट किया, उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। अगर ये प्रैक्टिस सही रहा तो इसके न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। और साथ में आपको बता दें, यहां का एक प्रैक्टिस हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल वॉइड, वो पढ़ेंगे, यानी कि रिक्तिकाएं पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम, और हम पढ़ेंगे इसमें क्रिस्टलोग्राफी। तो इतनी चीजें अभी बची हुई हैं, इसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। तो जो भी अभी तक पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा, तो मैं कहूंगा, लेकिन फाइनल एक प्रैक्टिस जरूरी है, और वो जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास जो हुई है उसको एक बार प्रैक्टिस में लो और समझो, कोशिश करो, फाइनल आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।